नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 2 से संबंधित है। तो आखिर तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो 26 डेफिनेशन क्लॉज दे रखे हैं, क्योंकि सेक्शन 2 जो है आपका वो 2 सबसेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन 1 जो सबसेक्शन जो 1 है उसमें 26 आपके वर्डिंग को डिफाइन किया गया, और सबसेक्शन 2 के अंतर्गत ये बताया गया कि जो भी वर्डिंग आपके यहाँ पर सबसेक्शन फर्स्ट में डिफाइन नहीं की गई है 26 वर्डिंग के अंदर, अगर वो BNSS में आगे आ जाते हैं तो उनका मीनिंग क्या होगा। तो याद रखिएगा, उनका मीनिंग वही होगा जो IT एक्ट और आपके BNS वगैरह के अंतर्गत दिया हुआ है, ऐसा सबसेक्शन 2 यहाँ पर कहता है। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि लगभग 5 ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके CRPC के अंतर्गत नहीं थे, BNSS में आपके न्यू ऐड किए गए। तो शुरुआत करते हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर सेक्शन 2। और आप लोग जानते हैं कि ये एज ए लॉ ऐसे एक्ट हैं जिन्हें मेजर लॉज की कैटेगरी में आते हैं, जो कि किसी भी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट यूनियन टेरिटरी का जुडिशियल एग्जाम हो, APO हो, जज का हो, किसी का भी, उसमें आपके मैंडेटरी आते ही आते हैं। ठीक है। और साथ साथ फिलहाल भाई UP APO की तैयारी के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अपने सीरियस हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाले, खासकर इंग्लिश मीडियम्स के लिए, हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर पहला जो हमारा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वर्ड को डिफाइन किया गया 2A के अंतर्गत। सबसे पहले हमारा देखिए आता है 2A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, यानी कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। तो देखिए ये पूछे कि जो श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन है उनके अंतर्गत क्या चीज़ें आप शामिल कर सकते हो, क्या क्या इनसे मतलब क्या है। तो सिंपल ये कह रहे हैं कि श्रव्य दृश्य ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ करना है या ऐसे अदर मीन्स का यूज़ करना है जिनको स्टेट गवर्नमेंट जो है नियमों द्वारा उपबंधित करेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है। पहले ये हमसे मीन्स पूछे साधन, तो मीन्स कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हैं या फिर अन्य रिसोर्सेज, ये सारे क्या है, मीन्स है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के। ठीक है। अन्य में याद रखना, अन्य की पावर स्टेट गवर्नमेंट को है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ कैसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रयोजनों के लिए कर रहे हो। जैसे मानो कि कोई पहचान करनी हो, तो पहचान के लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे। अगर मानो आप किसी की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो तो उसका ऑडियो तैयार करोगे, उसका वीडियो तैयार करोगे, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे जो तीनों लॉज न्यू एक्ट लागू हुए हैं ये, तो इनमें नॉर्मली हमारी बात कहेगी कि भाई उनका वीडियो तैयार करो, किया भी जाता है। तो वीडियो उन वो कम्युनिकेशन डिवाइस जो जिनका उद्देश्य क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस लिए की जा रही है, पहचान के लिए, किसी की तलाशी के लिए, किसी को सीज करने के लिए, जैसे कि कोई आर्म्स वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें अगर सीज की जाती हैं तो, या फिर जो एविडेंस का प्रोसीजर होता है, साक्ष्य की प्रक्रियाएं होती हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, और जो आप हमारा कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना उसका पारेषण करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन करने के लिए, या अदर पर्पज़ हो सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको चीज़ें क्या याद रखनी है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आपके कम्युनिकेशन डिवाइस हैं और अन्य मीन्स हैं। अन्य मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट नियमों द्वारा उपबंधित करेगी, और ये कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ किस लिए कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उद्देश्य से, जैसे कि पहचान, तलाशी, अभिग्रहण, साक्ष्य की प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करना और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का पारेषण करना, और अदर प्रयोजन भी हो सकते हैं। भाई अगर इन्होंने सिंपल है ये जो अन्य साधन और अन्य प्रयोजन जो वर्ड यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो प्रयोजन है उसके अलावा और भी बहुत से पर्पज़ यहाँ पर शामिल किए जा सकते हैं, और अन्य मीन्स के अंतर्गत और भी मीन्स जिनको स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर उचित माने यहाँ पर शामिल कर सकती है। 2B के अंदर हमारा डिफाइन किया गया है बेल शब्द को, और बेल शब्द न्यू ऐड हुआ है, और 2A भी न्यू ही ऐड हुआ था। अब तक इस तरीके का कोई वर्ड यहाँ पर शामिल नहीं था। तो बेल शब्द, सबसे पहले तो आप ये जानिए जमानत कौन दे सकता है। तो देखिए जो जमानत है वो कोई भी अधिकारी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें जो पुलिस अधिकारी होता है उसको भी बेल देने की पावर है। तो यहाँ पर देखिए बेल क्या है आपका, कोई भी अधिकारी या कोई भी कोर्ट क्या कर सकता है, कुछ जो शर्तें इम्पोज की गई हैं हमारे इस अधिनियम में आगे, उन शर्तों के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को जिसने कि कोई अपराध किया है या जिस पर किसी अपराध के किए जाने का संदेह, दोनों व्यक्ति शामिल, याद रखिए। ऐसा नहीं कि बेल आप उसी को दोगे जिस पर किसी अपराध के किए जाने का अभियुक्त माना गया, नहीं, जो अगर आपको सस्पेक्टेड पर्सन भी नज़र आ रहा है ना, तो उसको भी आप बेल पर छोड़ सकते हो। लेकिन बेल पर कब छोड़ा जाएगा, जब वो विधि की कस्टडी में हो, और विधि की कस्टडी से उसे छोड़ने के लिए क्या होगा, बंद पत्र जो बॉन्ड होता है बेल बॉन्ड के एग्जीक्यूशन पर विधि की कस्टडी से उसको छोड़ा जाएगा। तो ये क्या है, जमानत है। नॉर्मली आपको यहाँ किस किस तरीके से याद करना है, क्योंकि याद रखिएगा ये एक ऐसा फैक्ट है जो मेंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है, क्योंकि जब आप लिखेंगे कि जमानत किसे कहते हैं,
ठीक है, जमानती अपराधों में जमानत कैसे ली जा सकती है, जमानती अपराधों में जमानत कैसे ली जा सकती है, तो इस तरीके से आपको पहले बेल की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो सीआरपीसी में तो मोस्टली ये लिखते थे कि भाई कहीं पर भी जमानत शब्द को परिभाषित नहीं किया, बट आप बीएनएसएस के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल लिखेंगे कि 2B के अंतर्गत जो है 21B के अंतर्गत जो है जमानत शब्द को डिफाइन किया गया है। और जमानत क्या होती है भाई, जब कोई भी अधिकारी या न्यायालय क्या करेगा, अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को क्या कर रहा है, बंध पत्र या जमानत के निष्पादन पर कैसे कर रहा है, विधि की कस्टडी से अगर उसको छोड़ रहा है किसी व्यक्ति को, तो ये क्या है, जमानत है। अब आएंगे जमानती अपराध, जिसको कि 2A IPC सीआरपीसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया था। बिलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं भाई, नॉर्मल बात है, फर्स्ट शेड्यूल में जो जमानती दिखाए गए हैं, और जो दूसरी ऐसी लॉ जो प्रेजेंट टाइम में एनफोर्स है हमारे इंडिया के अंदर, उनमें अगर उसको जमानतियाँ बनाया गया है, और वो ऑफेंसेस जो है जमानती अपराधों से भिन्न है, अलग हैं, वो सारे कैसे होंगे, आपके जमानती अपराध माने जाएंगे। नेक्स्ट आपका 2D जो न्यू यहाँ पर ऐड हुआ है, जमानत पत्र, ठीक है, यानी कि बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या है, प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचन, ठीक है। याद रखिए, बेल बॉन्ड वो होता है जब किसी व्यक्ति को जिस पर अपराध का अभियुक्त है, अपराध करने किए जाने का संदिग्ध पर्सन है, उसे प्रतिभूति के साथ जब छोड़ा जाता है तो आपका जमानत पत्र है। लेकिन प्रतिभूति के बिना जब उसके पर्सनल बॉन्ड पर आप उसको छोड़ते हो, अंडरटेकिंग पर छोड़ते हो, तो वो क्या है, बॉन्ड है, याद रखिएगा। जमानत पत्र मतलब बेल बॉन्ड मतलब जब आप श्योरिटी के साथ छोड़ रहे हो, और बॉन्ड ओनली वो है जब वो अपनी जमानत देने में क्या है, लायबल नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो। क्योंकि हाल ही में देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी एक डिसीजन दिया गया था कि अभी तक होता क्या, बहुत से ऐसे पर्सन्स होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को जमानत देने के लिए जो 2 जमानतियों का होना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति इस तरह की होती है कि वो 2 जमानतियों की व्यवस्था नहीं कर सकता, जिसके चलते उसे जेल में रहना पड़ता है। तो जिसके चलते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, ऐसा नहीं कि अब हर व्यक्ति पर्सन के लिए है, उसकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए एक जमानती के आधार पर भी जो है उसको छोड़ा जा सकता है। इस तरीके की जो है यहाँ पर डिसीजन दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। और यहाँ पर फिर है हमारा आरोप शब्द को जो है 2F में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 जो है D के अंतर्गत यहाँ पर देखिए बेल बॉन्ड को डिफाइन किया गया है। 2E के अंदर जो है जिसको हम बोलेंगे, इसमें आपका बॉन्ड को डिफाइन किया गया है। 2F में जो है आपका यहाँ पर चार्ज को डिफाइन किया गया है। मेनली देखो, अगर हम चार्ज की ना एक रिलीवेंट डेफिनेशन देखें, तो चार्ज की यहाँ पर कोई रिलीवेंट डेफिनेशन नहीं दी गई है, जब ये कह रहे हैं कि आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप का कोई भी शीर्ष। ये तो केवल शीर्षों की बात कर रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा ऑफेंस का आरोप लगाया जा सकता है जिसमें कोई एक अपराध किए जाने का, एक से अधिक अपराध किए जाने का। तो यहाँ पर ये बात क्या कर रहे हैं कि ये आपका आरोप है, बट यहाँ पर अगर आप इसे देखें, एक सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है आरोप शब्द की, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली यहाँ पर आरोप शब्द की बात करें, तो आरोप से मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिससे किसी व्यक्ति को यह पता चले कि भाई उसने कोई ऑफेंस किया है, तो वो हमारा क्या होता है, आरोप होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आरोप जो है उसमें एक भी शीर्ष हो सकता है, एक से अधिक भी शीर्ष हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर आरोप है। नेक्स्ट है यहाँ पर जी में आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस को जो है डिफाइन किया गया है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, संज्ञेय अपराध, जिसके लिए जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो 173 BNSS के अंतर्गत दी जाती है। तो देखिए, संज्ञेय अपराध वो होता है जहाँ किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी जो है क्या करेगी, प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवर्तन विधि के अनुसार वारंट के बिना अरेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या, जिसको यहाँ पर 2G के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। तो सिंपल ये कहना चाह रहे हैं भाई कि ऐसा अपराध या ऐसा मामला है, संज्ञेय है, जिसमें पुलिस अधिकारी जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, या फिर कोई जो हमारी प्रेजेंट टाइम में लॉ एनफोर्समेंट उनके अकॉर्डिंग वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मामले जिन्हें पुलिस को ये इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई न्यायालय जब मुझे वारंट इशू करेगा तो मैं उसे पकड़ूंगा, उनके बिना भी उसको पकड़ सकता है। तो आप फर्स्ट शेड्यूल में जाकर देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने लिखी हुई हैं। फिर उसके अंतर्गत आता है 2H में आपका डिफाइन किया गया कंप्लेन को, ठीक है। 2D में पहले कंप्लेंट को डिफाइन किया गया था, बट अब 2H में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और यहाँ संज्ञेय मामले को 2C में डिफाइन किया गया था। परिवाद क्या है, देखो परिवाद मोस्टली एक बात आप यहाँ पर याद रखना कि परिवाद जो है वो आपका असंज्ञेय मामलों में भी किया जा सकता है और संज्ञेय मामलों में भी किया जा सकता है। क्यों करते हैं,
क्या है परिवाद? देखो, परिवाद एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मौखिक या लिखित रूप में किया जा सकता है। किसके समक्ष किया जा सकता है? मजिस्ट्रेट के समक्ष, किस लिए? कि वो कार्यवाही कर सके। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो परिवाद एक स्टेटमेंट है जो लिखित रूप में भी हो सकता है, मौखिक रूप में भी हो सकता है। किस लिए? इसलिए कि मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी मामले में कोई कार्यवाही की जा सके। अब ये बताइए कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप कर रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है, अननोन पर्सन भी हो सकता है। तो सिंपल देखिए, नीचे वाली लाइन में कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वो ज्ञात हो, अज्ञात क्या हो, अपराध क्या है। यानी कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके का कोई स्टेटमेंट करता है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वो अज्ञात हो या अज्ञात हो, अपराध क्या है, या तो मौखिक रूप में, लिखित रूप में, इस दृष्टि से कि मजिस्ट्रेट उस संबंध में कार्यवाही करेगा इस संहिता को बंधु के अकॉर्डिंग, तो वो कंप्लेन होगा। और लेकिन पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेन में हम शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन दी पुलिस को करने के लिए, जब उसको इन्वेस्टिगेशन सौंपेगी तो लग रहा था कि भाई मामला ऐसा प्रतीत होता है प्राइमा फेसी कि मामला कॉग्निजेबल है, बट बाद में जब उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट वगैरह सब आ गई, तो पता चला कि मामला तो नॉन कॉग्निजेबल बन रहा है। तो वैसी स्थिति में जब वो पुलिस अधिकारी उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को सौंपेगा तो वो रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वो पुलिस अधिकारी जो है परिवादी वहाँ पर समझा जाने वाला है। उसके बाद न्यू वर्ड यहाँ पर देखिए ऐड हुआ है 2i के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वर्ड पर आपको यहाँ पर देखिए ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से क्या क्या चीज़ें मतलब है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आपने एक चीज़ देखी होगी 2a के अंदर जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स दे रखा था, उसमें आपके जो कम्युनिकेशन डिवाइस होंगी उनके अलावा जो अदर मीन्स होंगे उनके बारे में प्रोवाइड कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बंधित कर सकती है। बट अगर बात कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की आती है तो वहाँ पर किसका काम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये बड़े माइनर से क्वेश्चन है, यहाँ से आने वाले टाइम में प्री में 100% क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है मेन्स में तो देखो पूरी टिप्पणी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, बट प्री में भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसको पावर है। तो ये क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से मतलब क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से क्या है कि कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आपका, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, अन्य बेतार दूरसंचार डिवाइस या कंप्यूटर या कोई भी श्रव्य दृश्य जो प्लेयर है या कोई भी कैमरा है या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक रूप जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए शामिल है। याद रखिएगा, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को शामिल किया गया है जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, अन्य बेतार दूरसंचार डिवाइस या फिर कंप्यूटर या श्रव्य दृश्य प्लेयर या कैमरा या कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है। यानी कि ऊपर वाली जो आपने देखी है ना, इनके अलावा और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक रूप हो सकता है जिसको केंद्र सरकार क्या करे? विनिर्दिष्ट करेगी, शामिल किया जाएगा। अब ये जो आपने ऊपर चीज़ें देखी हैं, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, इनके द्वारा, अब क्योंकि ये हमसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से आप जो कम्युनिकेट कर रहे हो वही तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगा, नॉर्मल बात है। तो पहले ये क्या कर कह रहे हैं कि भाई पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में तो समझ लो। नीचे जो आप चीज़ें देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। अब अगर इनके माध्यम से आप क्या कर रहे हो? किसी व्यक्ति को लिख कर मौखिक, सचित्र सूचना, वीडियो अंतर वस्तु की संसूचना दे रहे हो तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। चाहे वो मानो एक व्यक्ति से आप दूसरे व्यक्ति को, मतलब आप जो है फ़ोन के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेज रहा है या एक डिवाइस से आप दूसरे डिवाइस को सीधे भेज रहे हो या किसी व्यक्ति है और डिवाइस को भेज रहे हो, ठीक है, या डिवाइस से व्यक्ति को भेज रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएंगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को शामिल किया जा सकता है वो आपका केंद्र सरकार नोटिफाइड कर सकती है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर 2J। तो 2J के अंतर्गत जो है हाईकोर्ट शब्द को डिफाइन किया गया। इसमें आपका इतना ही सफिशिएंट है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसके बाद आता है भाई हमारा 2K बहुत 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 महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 2K के अंतर्गत इंक्वायरी शब्द को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो इंक्वायरी कौन कर सकता है? याद रखिएगा, यहाँ से प्री में क्वेश्चन आता है, इंक्वायरी जो है कौन कर सकता है? केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा की जा सकती है और कोई जो है इंक्वायरी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विचारण से भिन्न, ठीक है, ऐसी जांच। लेकिन याद रखिएगा ये जांच क्या है? विचारण से अलग जो प्रोसीजर होता है वो जांच है, जिसको कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट या फिर आपका न्यायालय। इन्वेस्टिगेशन जिसको कि 2L में आपने 21L में डिफाइन किया गया है।
तो ये सिंपल कह रहे कि इस संहिता के अधीन वे सारी कार्यवाहियां, सारी की मतलब है इनसे वे कार्यवाहियां नहीं कह रही, ये कह रही वो सब कार्यवाहियां जो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग पुलिस अधिकारी करता है या ऐसा पर्सन करता है जो मजिस्ट्रेट तो नहीं है लेकिन मजिस्ट्रेट उसको ऑथराइज्ड कर रहा है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कौन कर सकता है, ठीक है। और तो कौन कर सकता है? पुलिस अधिकारी, केवल पुलिस अधिकारी नहीं, वो पर्सन भी कर सकता है जिसको मजिस्ट्रेट इसलिए ऑथराइज्ड करेगा। ये तो व्यक्ति हो गए कि कौन कर सकता है, किस लिए की जा सकती है। तो किस लिए की जा सकती है भाई? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अब आता है 2M। तो ये कहता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है भाई, याद रखिएगा न्यायिक कार्यवाही क्या होती है। 2M आपका इसके संबंध में बात करता है 2A। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी कार्यवाही जिसके अनुक्रम में साक्ष्य विधिक रूप से शपथ पर लिया जाता है या जा सकेगा, क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ऑथ, ठीक है, और ऑन ऑथ। तो यहाँ पर वो कार्यवाही जिसमें जो एविडेंस है ना वो ओथ पर लिया जा रहा है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। याद रखिएगा, ये आपका पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 2N जो लोकल जुडिक्शन की बात कर रहा है, तो ये आपका वैसे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है 2O नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको पहले 2L में डिफाइन किया गया था भाई, L की जगह अब ये आ गया है O में। O में पहले ऑफेंस था बट ऑफेंस अब पहुंचा दिया है आपका क्यों के अंदर। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है भाई? अब कॉग्निजेबल ऑफेंस आपने कहाँ पढ़ा था, पहले आप मुझे ये रिकॉल करा दीजिए। तो भाई चलो मैं ही बता देती हूँ। 2G के अंदर जो है 2G में जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा था। कॉग्निजेबल क्या था? जहाँ पर पुलिस अधिकारी जो फर्स्ट शेड्यूल या जो भी एट प्रेजेंट टाइम हमारे एनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग जो है क्या कर सकती है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो नॉन कॉग्निजेबल 2O के अंतर्गत उसका अपोजिट है, जहाँ पर जो है पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती, वो कौन से? नॉन कॉग्निजेबल है आपका। उसके बाद आता है यहाँ पर 2P नोटिफिकेशन। तो कोई भी सूचना, जैसे आपने ऊपर देखा कि स्टेट केंद्र सरकार अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं जिनको गजट में पब्लिश किया जाता है, वो नोटिफिकेशन होते हैं यहाँ पर। अभी हमने क्या वेरी 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 इंपॉर्टेंट 2Q आपका है ऑफेंस, जिसको मैंने पहले बता दिया 2O IPCRPC के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया था। तो ऑफेंस से मतलब क्या है? देखिए ऑफेंस में दोनों चीज़ों को शामिल कर रहे हैं कि ऑफेंस में एक्ट भी शामिल है और ओमिशन भी शामिल है। क्या शामिल है? एक्ट भी शामिल है और ओमिशन भी शामिल है। ऐसा एक्ट और ओमिशन जिसको प्रेजेंट तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा दंडनीय बनाया गया है। याद रखिएगा, ऐसे ऑफेंस की बात कर रहे हैं जिसको हमारा प्रेजेंट टाइम में क्या बनाया गया है, ठीक है, दंडनीय बनाया गया है। और इसमें उन कामों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि इन्होंने देखो सिंपल कुछ नहीं कहा, इन्होंने एक्ट और ओमिशन दोनों को शामिल कर लिया और कह दिया कि जो हमारी प्रेजेंट टाइम में विधियां है ना, उन्होंने जिस भी एक्ट और ओमिशन को पनिशेबल बनाया वो सारी चीज़ें ऑफेंस है। इसके अंतर्गत कोई ऐसा काम भी है जिसको पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग जो परिवाद किया जा सकता है ना, वो काम भी यहाँ पर ऑफेंस की कैटेगरी में है, जो कि आएगा। उसके बाद यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं 2R में अगर हम देखें 2R पुलिस थाने का भाषातक अधिकारी से मतलब क्या है? तो ये कह रहे हैं कि पुलिस थाने का भाषातक अधिकारी अगर थाने से अनुपस्थित है या बीमारी या किसी भी अन्य कारण से अपने काम को नहीं कर पा रहा है, तो थाने में प्रेजेंट वो पुलिस अधिकारी जो ऐसे अधिकारी की पंक्ति से ठीक नीचे का है लेकिन कांस्टेबल से ऊपर का होना चाहिए, तो या जब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा डायरेक्शन दे तो इस प्रकार उपस्थित कोई भी अन्य पुलिस अधिकारी यहाँ पर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो वैसे केवल ये इंपॉर्टेंट है कि किस में डिफाइन किया गया, तो 2R में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को डिफाइन किया गया, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद 2S में प्लेस में क्या चीज़ शामिल है, तो आपका यानी कि प्लेस में आपका हाउस है, गृह है, बिल्डिंग है, टेंट है, वेज आपका जो है यहाँ पर शामिल किया गया व्हीकल और वेजल को, ठीक है। गृह, भवन, तम्बू, यान और जलयान, यानी कि आपका क्या गया, हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, टेंट हो गया, आपका व्हीकल हो गया और वेजल हो गया। पुलिस रिपोर्ट, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हो 2T 2N में 21T में ये लोग आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कि 21 के अंतर्गत ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर 21T के अंतर्गत यानी कि N के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन किया गया है। पुलिस रिपोर्ट क्या है? 193 की उपधारा 3 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को जो भेजता है वो हमारी क्या है? पुलिस रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है P
यू का मतलब क्या है, टू यू यानी कि टू पैक यंत्र के पुलिस स्टेशन है। तो पुलिस स्टेशन से मतलब कोई भी चौकी या स्थान जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो है विशेषता पुलिस थाना घोषित कर सकते, तो वो जगह यहाँ पर शामिल की गई। अंदर से इससे क्वेश्चन पुटअप नहीं होता, याद रखिएगा। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये आपका महत्वपूर्ण है, आप लोग जानते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2V के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया, F के अंतर्गत। तो अभी सेक्शन 18 में आप जो पढ़ेंगे बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग, 18 के अकॉर्डिंग नियुक्त किया गया कोई भी पर्सन जिसमें जो है उसके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति को भी यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। दोनों क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर पुटअप होते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर 2W यानी कि बै उपखंड से जिले का उपखंड, जिनके जहाँ पर आपके SDMs वगैरह होते हैं, तहसीलें वगैरह होती हैं, उसकी यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद हमारा आता है 2X समन मामला। समन मामले से मतलब ऐसा जो कि वारंट मामला नहीं है, सिंपल बहुत पढ़ना। जैसे आपने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पढ़ा था ना, ऐसे वारंट और आपका समन है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, नॉन कॉग्निजेबल जिसमें वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। समन केसेस में तो सिंपल कह दे भाई जो वारंट मामला नहीं है। अब क्या वारंट मामले में क्या लिखा हो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं। आपके वाई के अंतर्गत विक्टिम व्यक्ति को परिभाषित किया गया है, 2WA के अंतर्गत था पहले ये। विक्टिम से ऐसा व्यक्ति है जिसे अभियुक्त ने जो किया तो एक्ट किया है कोई, या कोई ओमिशन किया है, उससे अगर उसको कोई या तो हानि हुई है या उसको कोई क्षति हुई है। लेकिन इसके अंतर्गत केवल ऐसे नहीं कि केवल वो विक्टिम जिसको हानि वही व्यक्ति सामने, नहीं, उसका जो संरक्षक है, उसका जो विधिक वारिस है ना, उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है, ये आपका पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट है आपका 2Z जिसमें आपका वारंट मामले को शामिल किया गया। भाई आपका एक्स ने तो कह दिया, क्या कह दिया एक्स ने, कि भाई वो मामला समन मामला है जो कि वारंट मामला नहीं होता। मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड आपका नॉट बीइंग अ वारंट केस। बट आपका भाई ये वारंट मामला क्या होगा, तो सिंपल बात है भाई, ऐसे मामले जिसमें या तो मृत्युदंड की सजा हो या आजीवन कारावास की हो, और सबसे बड़ी बात भाई 2 साल से अधिक के ऐसे ऑफेंस जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है वो वारंट केस होंगे। तो सिंपल सा मतलब 2 साल तक की सज़ा के जो केसेस है वो कैसे होंगे, समन केसेस यहाँ पर होने वाले हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख ही रहे, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि जो आपका सबसेक्शन जो धारा 2 है 2 पार्टों में डिवाइड है। पहले में आपके 26 वर्डों को डिफाइन किया गया है, और ऐसे वर्डों को जिनको इनमें शामिल नहीं आए हैं भाई सबको थोड़ा ना डिफाइन कर सकते हैं। उनका मतलब क्या होगा, सिंपल कह रहे हैं कि जो इसमें प्रयुक्त है लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है, उनका मीनिंग वही होगा जो IT एक्ट और BNS के अकॉर्डिंग आपका लिया गया है। तो यहाँ पर सिंपल उन्होंने इस बात को देखिए यहाँ पर कह दिया है। ओके, तो ये सेक्शन हमारा 2 कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा जिन जिन डेफिनेशंस को मैंने डीपली आप लोगों को पढ़ाया है वो आपकी वहाँ से पूछी जाती हैं। और देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ थोड़ा सा कि आपने अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो सीधी सी बात है, हम बेस हर व्यक्ति जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ही बनाता है, क्योंकि अगर पुरानी चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे, प्री हो या मेंस हो, हमें पेपर का अंदाज़ा कभी नहीं लग पाता है। तो मेरी बात आप यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा कि आप 21 एग्ज़ाम उठाकर देखिए, कभी भी ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम हमेशा ईजी बनता है या एग्ज़ाम हमेशा टफ लेवल का बनता है। एग्ज़ाम हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो ईजी टू मॉडरेट नेचर का रहता है, बट बस इतना ईजी टू मॉडरेट रहता है, बट इतना रहता है कि किसी में ईजी चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं, किसी में ईजी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। बट मॉडरेट यानी कि टफेस्ट चीज़ें हर किसी में होती हैं, फैक्चुअल चीज़ें हर किसी में होती हैं। तो कभी भी अपनी तैयारी को इस तरीके से लेकर आप नहीं चलिएगा कि भाई ये चीज़ें तो हमें आती हैं, बहुत आसान होती है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हम लोग ना बहुत डीप के चक्कर में इतना फंस जाते हैं कि आसान चीज़ों को छोड़ देते हैं। बिना रिवीजन आप आसान चीज़ों को ज़्यादा दिन तक माइंड में नहीं रख सकते, हम भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम में गलत कर देते हैं। और मोस्टली एक बात याद रखना, जो भी ईजी चीज़ें होंगी उनको आपको नोट करके पूछेंगे। ये तो देखो अंदाज़ा मैं मानती हूँ कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा अब तक एग्जाम या सॉल्व पेपर अगर किए प्रीवियस ईयर के, तो ये चीज़ ज़रूर जानते हैं कि जो आपके नो और रोंग वाले क्वेश्चन अगर आते हैं, ठीक है, तो उनमें आपका जो है हमेशा मिस्टेक होती है। और ये आपके नोट की नहीं हो सकता या कौन सा आपका गलत है, याद रखिएगा इनमें आपके वही क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इजी होते हैं। क्योंकि हम लोग नहीं पर नोट पर कम फोकस करते हैं, रॉन्ग गलत पर कम फोकस करते हैं। हम बस क्वेश्चन का नेचर देखते हैं, ये तो बहुत इजी सवाल है, तुरंत हमने उसको देखा कि नोट पूछा, नहीं हमने यस उसको समझ लिया, वो रॉन्ग पूछा हमने सही उसको समझ लिया, हमने टिक कर दिया। लेकिन बाद में जब देखते रहिए क्वेश्चन तो हमारा गलत हो गया। तो ये हम आसान क्वेश्चंस के साथ इस तरीके से करते हैं, वह हमारा हमेशा नंबर करता है। तो इसलिए हमेशा पेपर को ध्यान से पढ़ें, क्या पूछा है वो पढ़ें, और अपनी तैयारी दोनों तरीके से लेकर आप लोग चलें, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो,
ठीक है। प्री में मेंस में तो देखो आंसर राइटिंग आती है, एक अलग लेवल हो गया, बट प्री के अंदर आप लोग हर तरीके से लेकर चलो कि आपको कैसे भेजा आप कर सकते हो भाई। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, सिंपल बात है, हर किसी का तुक्का नहीं चलता है, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा कभी नहीं चलता, याद रखना, इसीलिए। नेक्स्ट सेक्शन 3 ज़्यादा कुछ नहीं है, पूछना ज़्यादा, बट ये मान निर्देशों का अर्थ लगाना। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें दी, इनके बारे में बता रहे कि यहाँ पर जो वर्ड है इनका मतलब ये ऐसे भी आप लगा सकते हो। सेक्शन 4 आपसे कहना चाह रहा है कि भाई हमारे बीएनएस के अकॉर्डिंग जो ऑफेंसेस होते हैं और बीएनएस के अलावा जो हमारे क्रिमिनल लॉज होते हैं, SC/ST पॉक्सो, बहुत सारे क्रिमिनल लॉज हैं, दहेज वगैरह है आपका, और महिलाओं के प्रति जो क्रूरता वगैरह होती है, वो सारे जो हमारे क्रिमिनल लॉज है ना, उनकी प्रोसीडिंग कहाँ चलेगी, उनका विचारण कहाँ होगा, जाँच होगी। तो सिंपल कह रहा है सेक्शन 4 में 2 सबसेक्शन दिख रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि भाई अगर बीएनएस के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस हुआ तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी, उसकी जो इंक्वायरी होगी, उसका जो ट्रायल होगा, उसके संबंध में जो अदर प्रोसीडिंग्स होंगी ना, वो सारी की सारी BNSS के अंतर्गत आगे जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग की जाएगी। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि भाई जो और क्रिमिनल लॉज हैं BNS के अलावा, उनमें अगर कोई ऑफेंस होता है तो उनकी भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, अदर प्रोसीडिंग जो है वो BNSS के अकॉर्डिंग ही की जाएगी, और ऐसी जगह पर की जाएगी और ऐसी रीति से की जाएगी जो आगे BNSS में शामिल किया गया है। अब देखो ये जो आप देखते हो सेविंग्स व्यावृत्ति वाला, ये हर जगह आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये ओवर राइडिंग की बात करता है, इफेक्ट की बात करता है कि भाई अगर ऐसे प्रोविजन जो यहाँ पर भी हैं और लॉ में भी हैं, तो भाई हमारे BNSS के जो इम्प्रेशन है, प्रोविजन है, वो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 2 और 3, 4, 5 तक, यानी कि 2 से 5 तक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर 1 जो कि 1 से लेकर 5 तक था, प्रिलिमिनरी था, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और याद रखिएगा, ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं कहती हूँ, बट यहाँ देखो सेपरेट मेंस से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मेंस से आगे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ शामिल कर लिया जाता है। बट इस बार हो सकता है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को आपका, या फिर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वर्ड को आपसे पूछा जा सकता है मेंस के अकॉर्डिंग। बट याद रखिए प्री में 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% इस यहाँ से, यानी कि सेक्शन 2 से 100% रखे हुए आपको जो है मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, जो बात करता है दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। और ये आपका 6 से लेकर के कहाँ तक 20 तक आपका दिया हुआ है, ठीक है। इनके सेक्शन जो हमारा सेक्शन चैप्टर 2 है, ये हमारा 6 से लेकर के जो है 20 तक दिया हुआ है। तो इस चैप्टर के लिए बनाकर लाएंगे हमने एक नेक्स्ट वीडियो, बहुत ही आसान शब्दों में, केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके जो दिए हुए हैं उन्हीं को लेकर हम यहाँ पर आएंगे। और वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको एक बार यह बात याद दिला दूँ कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल BNSS, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही साथ एक बात और मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि यदि आप अभी तक भी आपने हमारा स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर जो APO या अदर जुडिशरी पर्पज से जो चीज़ें, जो कोर्सेज हमने चलाए हुए, अगर आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ देरी नहीं कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कम मिनिमम फीस पर आपको जो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद 1 सितंबर से जो है आपकी ये सारी चीज़ें जो है क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट महंगे हो जाएंगे। और याद रखिए खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं यहाँ पर एक संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मोस्टली हमेशा हिंदी मीडियम वाले बच्चे पीछे रहते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती। तो हमारे चैनल के माध्यम से मोस्टली सबसे ज़्यादा जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो हिंदी में कराया जाता है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उसके साथ इंपॉर्टेंट केस लॉस भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि आपको पूरे सेक्शन को इस तरीके से ईजी वे में समझा जाएगा, आप प्री प्लस मेंस दोनों के पर्पस उसको तैयार कर सकते हो। तो भाई यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर हमारे स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र के जो बैचेज हैं उनको जो नहीं किया, तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए और देखिए कि आप कहाँ तक आपकी तैयारी है, कहाँ तक अभी आप पीछे हैं। और 2025-26 में आने वाले यूपी जुडिशरी और अदर स्टेट्स की जो जुडिशियल APO उनके सिलेक्शन को मजबूत कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।